हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूजिक का वन लाइनर का 7th नंबर वीडियो करेंगे और बाकी हम लोग 6 वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के लास्ट में आपको प्लेलिस्ट लगा दिया जाएगा, तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। बाकी वीडियो को भी देख लीजिएगा क्योंकि अब एस्टेट या फिर बीपीएससी TRE 4 में बहुत जल्दी आने का चांस है, तो आप लोग रेगुलर इस वीडियो को कंप्लीट कर लीजिए। जितना भी वन लाइनर सीरीज में वीडियो हो रहा है उसको कंप्लीट कर लीजिए। इससे बहुत सारा क्वेश्चन आपको बीपीएससी TRE 4 में और एस्टेट में देखने को मिलेगा। बाकी म्यूजिक के एग्ज़ाम के लिए भी ये उतना ही हेल्पफुल होने वाला है, तो आप लोग वीडियो में बने रहिए। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन करना हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का वन लाइनर सीरीज में क्या दिया गया है, तो यहाँ पे राग के बारे में दिया गया है। तो ये वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये खुद पढ़ लीजिएगा। ये स्वर और राग उसका दिया गया है, तो इसको आप लोग खुद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम लोग आगे राग के बाद का क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिए, तो चलिए यहाँ से हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है हम लोग का, रे किस पशु पक्षी की आवाज़ से उत्पन्न माना गया है। रे स्वर जो है ये किस पशु पक्षी की आवाज़ से उत्पन्न माना गया है, तो ये चातक से उत्पन्न माना गया है, ठीक है, चातक हो जाएगा। फिर है अचल स्वर कौन से हैं, तो सा और प जो है ये हमारा अचल स्वर कहलाता है, पता ही होगा आप लोगों को। नेक्स्ट है 7 स्वरों का समूह क्या कहलाता है, तो 7 स्वरों का समूह सप्तक कहलाता है, ठीक है, तो सप्तक कहलाता है। नेक्स्ट है 8 स्वरों का समूह क्या कहलाता है, तो ये अष्टक कहलाता है। फिर है सप्तक के कितने प्रकार हैं, सप्तक के 3 प्रकार हैं, मंद्र, मध्य और तार है। मंद्र सप्तक, मध्य सप्तक और तार सप्तक। नेक्स्ट है हमारा गान करने की क्रिया क्या कहलाती है, तो गान करने की क्रिया कहलाती है वर्ण, ठीक है, वर्ण हो जाएगा। फिर है अस्थाई वर्ण में स्वरों का क्रम कैसा होता है, तो ये स्वर का रुक रुक कर गाना जो होता है ये स्थायी वर्ण का स्वर का क्रम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है ध्वनि की वह विशिष्ट रचना जो स्वर तथा वर्ण से सुशोभित हो क्या कहलाती है, तो ये राग कहलाती है, ठीक है, तो राग हो जाएगा इसका आंसर। फिर है राग में कम से कम कितने स्वर होने चाहिए, तो कम से कम पूछ लेगा तो राग में 5 स्वर कम से कम होने चाहिए। नेक्स्ट है हमारा राग में कौन सा स्वर कभी वर्जित नहीं होता है, तो सा जो है ये कभी भी वर्जित नहीं होगा। फिर है राग में जो स्वर वादी तथा अनुवादी के अलावा लगते हैं उसे क्या कहते हैं, तो वो संवादी स्वर कहलाता है। नेक्स्ट है किसी राग में एक साथ किसी स्वर के रूपों का प्रयोग नहीं होता है, तो कोई भी स्वर के एक साथ दोनों रूपों का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा गायन वादन एवं नर्तन में व्यतीत हो रहे समय की समान गति क्या कहलाती है, तो ये लय कहलाती है। बोल रहा है गायन वादन तथा नर्तन में व्यतीत हो रहे समय की समान गति को लय कहते हैं। पूछ रहा है लय के कितने प्रकार होते हैं, तो लय होते हैं 3 प्रकार के, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है मंद्रा मूर्छना। मंद्रा मूर्छना हिंदुस्तानी ठाठ के समान है, तो काफ़ी के समान है। मंद्रा मूर्छना जो है हिंदुस्तानी ठाठ काफ़ी के समान है। फिर है अश्वक्रांता मूर्छना हिंदुस्तानी ठाठ किसके समान है, तो कल्याण के समान है। नेक्स्ट है गंधार ग्राम का अलग नाम एक और है, वो क्या है, मतलब गंधार ग्राम को क्या कहा जाता है एक और नाम से, तो ये निषाद ग्राम के नाम से उसको जाना जाता है। फिर है मत्स्यकृता मूर्छना हिंदुस्तानी ठाठ खमाज के समान है। नेक्स्ट है सारंगदेव के अनुसार विकृत स्वरों के आधार पर मूर्छना कितने प्रकार की होती है, तो 4 प्रकार की, ठीक है। सारंगदेव के अनुसार विकृत स्वरों के आधार पर मूर्छना 4 प्रकार में बांटा गया है। भरत के विकृत स्वर कौन से हैं, तो अंतर्गंधार और काकली निषाद जो हैं ये भरत के विकृत स्वर हो गए। नेक्स्ट है हमारा
लय की गति मापने की क्रिया क्या कहलाती है? तो लय की गति मापने की क्रिया मात्रा कहलाती है। ठीक ना, मात्रा हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, विभिन्न मात्राओं का विभागवत समूह क्या कहलाता है? तो ताल कहलाता है। विभिन्न मात्राओं का विभागगत समूह ताल कहलाता है। मध्य लय का मात्रा का लगभग कितना होता है? तो लगभग 1 सेकेंड का होता है मध्य लय का मात्रा काल। फिर है, द्रुत लय किस रस हेतु उपयुक्त होती है? तो रौद्र रस, विभत्स रस, उद्भुत रस के हेतु उपयुक्त होती है द्रुत लय। कौन कौन से रस में? तो रौद्र रस, विभत्स रस, फिर है अद्भुत रस। फिर है, मध्य लय किस रस हेतु उपयुक्त होती है? तो शांत रस और श्रृंगार रस। फिर है, विलंबित लय किस गत के लिए उपयुक्त है? तो मसित घानी गत हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, किसी भी ताल का प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये आवर्तन कहलाता है। किसी भी ताल का प्रथम मात्रा से अंतिम मात्रा तक का क्षेत्र आवर्तन कहलाता है। खाली मात्रा के लिए किन बोलों का प्रयोग होता है? तो बंद बोल का, ता या फिर टिंग का। ठीक है। फिर ताली वाले स्थानों पर कौन से बोलों का प्रयोग होता है? तो खुले और जोरदार बोल का प्रयोग होता है। ठीक है, खुले और जोरदार बोल का प्रयोग होता है ताली वाले स्थान पर। 2 विभाग एक साथ नहीं हो सकते हैं खाली के 2 विभाग एक साथ नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, किसी भी ताल के प्रथम विभाग की पहली मात्रा पर क्या होता है? तो ताली होता है। ठीक है, किसी भी ताल के प्रथम विभाग की पहली मात्रा पर ताली होता है। जो अटल हो तथा जिसमें वाक्य, वर्ण, अलंकार, लय, यति आदि स्पष्ट रूप से दिखाई दे, वह क्या कहलाता है? तो वो ध्रुपद कहलाता है। जो अटल हो तथा जिसमें वाक्य, वर्ण, अलंकार, लय, यति आदि स्पष्ट रूप से दिखाई दे, वह ध्रुपद कहलाता है। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को क्या कहा जाता था? तो कहा जाता था कलावंत। प्राचीन काल में ध्रुपद गायकों को कलावंत कहा जाता था। 4 तुकों से युक्त शुद्ध अक्षरों वाली नवरसों से युक्त रचना क्या कहलाती है? तो ये ध्रुपद ही कहलाती है। 4 तुकों से युक्त शुद्ध अक्षरों वाली नवरसों से युक्त रचना ध्रुपद कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा, ध्रुपद का विकास किस गायन विधा से माना जाता है? तो ये साधारणी गीति से माना जाता है। ध्रुपद का विकास किस गायन विधा से माना जाता है? साधारणी गीति से। ध्रुपद गायन तालों में किया जाता है। कौन से ताल में? चौताल में, सूल ताल में, तीव्रा ताल में, ब्रह्म ताल में। तो ध्रुपद गायन जो है 4 ताल में किया 4 ताल में किया जाता है। एक चौताल है, एक सूल ताल है, एक तीव्रा ताल है, एक ब्रह्म ताल है। ध्रुपद की कितनी बानियाँ मानी गई है? तो ध्रुपद की 4 बानियाँ हैं, ध्यान में रखिएगा। सर्वाधिक लयकारी किस गायन विधा में दिखाई जाती है? तो सर्वाधिक लयकारी जो ध्रुपद में ही दिखाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा, सर्वाधिक लयकारी ध्रुपद में दिखाई जाती है। फिर है, ख्याल किस भाषा में होते हैं? तो ख्याल जो है ये ब्रज भाषा, हिंदी भाषा, उर्दू भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी भाषा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ख्याल जो है ये किस किस भाषा में होते हैं? तो ब्रज, हिंदी, उर्दू, अवधी और राजस्थानी। फिर पूछ रहा है, बहराम खां किस विधा के गायन हेतु जाने जाते हैं? तो ये बहराम खां जो हैं ये जाने जाते हैं ध्रुपद गायक के रूप में ही। फिर है, ध्रुपद में वर्जित होती है क्या? खटका और मुर्की जो है ये ध्रुपद में वर्जित होती है। ध्रुपद रस में गाया जाता है वीर, रौद्र, शांत, श्रृंगार, करुण और भक्ति रस। ठीक है, ध्रुपद में कौन कौन सा रस गाया जाता है? वीर, रौद्र, शांत, श्रृंगार, करुण और भक्ति रस। ख्याल किस रस में गाया जाता है? श्रृंगार, विरह, प्रेम, भक्ति। ठीक है, ख्याल गाया जाएगा श्रृंगार, विरह, प्रेम, भक्ति में। नेक्स्ट है हमारा, सरगम गीत को अन्य नाम से जाना जाता है। सरगम गीत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर मलिका, सुरारवर्त। तो सरगम गीत को अन्य नाम से जाना जाता है जो कि है स्वर मालिका, सुरावर्त। नेक्स्ट है हमारा, संगीत के इतिहास को कितने हिस्सों में विभाजित किया गया है? तो 3 भाग में विभाजित किया गया है। पहले भी हम लोग कर चुके हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक।
नेक्स्ट है तमिल संगीत में स्वरों की ऊंचाई नीचाई को क्या कहा जाता है, तो केल्वी कहा जाता है। तमिल संगीत में स्वरों की ऊंचाई नीचाई को केल्वी कहा जाता है। तमिल संगीत में श्रुति को क्या कहा जाता था, तो उलुक अलुक कहा जाता था। ठीक है, तो तमिल संगीत में श्रुति को अलुक कहा जाता था। कर्नाटक संगीत का उद्गम माना जाता है 13वीं या 14वीं शती को। कर्नाटक संगीत का उद्गम माना जाता है 13वीं 14वीं शती को। संगीत सार के रचनाकार कौन है, तो विद्यारण्य हैं। और संगीत समय सार के कौन है, तो पार्श्वदेव हैं। संगीत सार के रचनाकार कौन है, संगीत सार के रचनाकार हैं विद्यारण्य और संगीत समय सार के हैं पार्श्वदेव। संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचनाकार कौन है, गोविंद दीक्षितर हैं। संगीत सुधाकर ग्रंथ के रचनाकार गोविंद दीक्षितर हैं। इस बुक में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट किया गया है, देख सकते हैं आप लोग। फिर है हमारा किस ग्रंथ में मेल के मूल सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, चतुर्दंडी प्रकाशिका। किस ग्रंथ में मेल के मूल सिद्धांतों की व्याख्या की गई है, चतुर्दंडी प्रकाशिका। संग्रह चूड़ामणि ग्रंथ के रचनाकार कौन है, तो गोविंदाचार्य। संग्रह चूड़ामणि ग्रंथ के रचनाकार हैं गोविंदाचार्य। सर्वप्रथम किस ग्रंथ में संगीत का सामान्य रूप प्राप्त होता है, तो ऋक् प्रतीक साक्ष्य, जो 400 ईसा पूर्व में लिखा गया था संदिग्ध काल में। ठीक है, सर्वप्रथम किस ग्रंथ में संगीत का सामान्य रूप प्राप्त होता है, तो ऋक् प्रतीक साक्ष्य काल में, संदिग्ध काल में। ठीक है, ग्रंथ है ऋक् प्रतीक साक्ष्य और काल है संदिग्ध काल। फिर सामवेद में कितने स्वरों की व्याख्या की गई है, 3 स्वर, स्वरित, उदात्त और अनुदात्त। महाभारत में कितने स्वरों की व्याख्या की गई है, तो 7 स्वर हैं, 3 ग्राम है, गंधार ग्राम भी है इसमें। कब, तो महाभारत काल में। नेक्स्ट है हमारा भरत ने कितने ग्रामों का उल्लेख किया है, तो 2 ग्राम ही माने हैं भरत, षड्ज और मध्यम। भरत ने कितनी जातियों का वर्णन किया है, तो 18 जाति का वर्णन किए हैं भरत। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख ले तो भरत ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं, तो 10 लक्षण बताए हैं। भरत ने विवादी स्वरों के बीच कितनी श्रुतियों का अंतर बताया है, तो 2 श्रुतियों का अंतर बताए हैं भरत विवादी स्वरों के बीच। भरत द्वारा षड्ज तथा मध्यम ग्राम के पंचम के बीच की श्रुति को क्या कहा जाता है, तो प्रमाण श्रुति नाम दिया गया है षड्ज तथा मध्यम ग्राम के पंचम के बीच की श्रुति को। फिर है भरत ने संवादी स्वरों के बीच कितनी श्रुतियों का अंतर बताया है, तो 9 और 13 श्रुतियों का अंतर बताया है। दत्तिल ने किस ग्रंथ की रचना की है, तो दत्तिलम की रचना किए हैं। दत्तिलम ग्रंथ में किस ग्राम का उल्लेख मिलता है, तो गंधार ग्राम का उल्लेख मिलता है। मतंग मुनि के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, तो वृहदेशी है। संगीत के इतिहास में सर्वप्रथम राग शब्द का वर्णन किस ग्रंथ में प्राप्त है, तो वृहदेशी में प्राप्त है। नारद शिक्षा ग्रंथ के रचनाकार कौन है, नारद मुनि है। नारदीय शिक्षा ग्रंथ के रचनाकार नारद मुनि ही हैं। फिर है नारदीय शिक्षा में कितने ग्राम रागों का वर्णन किया गया है, 7 ग्राम राग का। मध्यकाल को कितने भागों में विभाजित किया गया है, 2 भाग में, पूर्व मध्यकाल और मध्यकाल। किस काल को प्रबंध काल के नाम से जाना जाता है, तो पूर्व मध्यकाल को प्रबंध काल के नाम से जाना जाता है। किस काल को संगीत के विकास का काल कहा जाता है, तो मध्यकाल को संगीत का विकास का काल कहा जाता है। मध्यकाल की अवधि क्या मानी गई है, 13वीं से 18वीं शती मानी गई है मध्यकाल की अवधि। कब, 13वीं से 18वीं मध्यकाल की अवधि है। फिर पूर्व मध्यकाल की अवधि क्या है, तो 8वीं से 13वीं है। पूर्व मध्यकाल की अवधि है 8वीं से 13वीं और मध्यकाल की है 13वीं से 18वीं। संगीत मकरंद के रचयिता कौन है, नारद मुनि है। संगीत मकरंद किस काल में रचा गया था, पूर्व मध्यकाल में। ठीक है, कंपन तथा समय आदि के आधार पर भी रागों के विभाजन को किस ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है, संगीत मकरंद में। कंपन तथा समय आदि के आधार पर भी रागों के विभाजन को संगीत मकरंद ग्रंथ में सम्मिलित किया गया है। गीत गोविंद ग्रंथ का रचना काल पूछ रहा है, तो 12वीं शती हो जाएगा। और गीत गोविंद का रचना किए कौन थे, तो ये जयदेव किए थे। गीत गोविंद किस भाषा में लिखा गया था, तो ये स्वरलिपि रहित गीतों का संकलन है, जो संस्कृत भाषा में लिखा गया था। ठीक है, भाषा हो जाएगा संस्कृत।
फिर है हमारा संगीत रत्नाकर में जाति के कितने लक्षण माने गए हैं, तो 13 लक्षण। संगीत रत्नाकर में 13 लक्षण है जाति के, और भरत कितना माने थे, 10 लक्षण माने हैं जाति के। संगीत रत्नाकर का रचना काल क्या माना गया है, 13वीं शती। अमीर खुसरो ने किन रागों की रचना की है, तो यमन, साजगिरी, जिल्फ, सरपर्दा, शहाना। यमन, साजगिरी, जिल्फ, सरपर्दा, शहाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, मध्यकाल की सर्वप्रथम पुस्तक का नाम क्या है, तो राग तरंगिणी है। मध्यकाल में सबसे पहले राग तरंगिणी लिखा गया था। लोचन ने संपूर्ण रागों को कितने मेलों में विभाजित किया है, तो 12 मेल में। बड़े ख्याल के आविष्कारक किसे माना जाता है, जौनपुर के सुल्तान हुसैन सरकी को। राजा मानसिंह तोमर ने किस ग्रंथ की रचना की, तो ध्रुपद की। ठीक है, ध्रुपद हो जाएगा। काफ़ी क्वेश्चन रिपीटेड है, आप लोग वीडियो पर देखे होंगे तो देख सकते हैं जो बुक में कितना हम लोग के साथ धोखा किया जाता है, कितना रिपीटेड क्वेश्चन दिया जाता है, बस पेज बढ़ाया जाता है बुक में। तो बुक खरीदने से अच्छा आप वीडियो से ही कंप्लीट कर लीजिए, वही अच्छा, पैसा आपका बचेगा। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में 10 राग वर्गीकरण की चर्चा की गई है, तो द्वितीय अध्याय में। ठीक है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में 10 राग वर्गीकरण की चर्चा की गई है, द्वितीय अध्याय में। संगीत रत्नाकर में अध्याय प्रथम में कितने प्रकरण हैं, 8 प्रकरण हैं। संगीत रत्नाकर में प्रथम अध्याय में 8 प्रकरण हैं। संगीत रत्नाकर में कुल कितने रागों का वर्णन है, 264 रागों का वर्णन है। ठीक है, फिर है संगीत रत्नाकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, सप्ताध्यायी। संगीत रत्नाकर को अन्य नाम है सप्ताध्यायी नाम से जाना जाता है संगीत रत्नाकर, क्योंकि संगीत रत्नाकर में कितना अध्याय है, 7 अध्याय है। संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों की व्याख्या की गई है, तो 19 स्वरों की व्याख्या की गई है। हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी संगीत का आधार ग्रंथ किसे कहा गया है, संगीत रत्नाकर को। बोल रहा है हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी संगीत का आधार ग्रंथ किसे माना गया है, कौन से ग्रंथ को, संगीत रत्नाकर को। नेक्स्ट है हमारा, संगीत रत्नाकर के द्वितीय अध्याय में कितने प्रकरण हैं, तो 2 प्रकरण हैं द्वितीय अध्याय में। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में 5 गीतियों का वर्णन किया गया है, तो दूसरा अध्याय जो है उसमें ही आपको 5 गीतियों का वर्णन है। संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में वाग्यकार के लक्षण तथा गायक के गुण अवगुण का वर्णन किया गया है, तो तीसरा अध्याय में। संगीत रत्नाकर के तीसरा अध्याय में वाग्यकार के लक्षण तथा गायक के गुण अवगुण का वर्णन किया गया है। संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार की आलाप्ति का वर्णन किया गया है, 2 प्रकार की। पहला है रागालाप्ति, दूसरा है रूपकालाप्ति। नेक्स्ट है हमारा, संगीत रत्नाकर में प्रबंध के कितने प्रकार माने गए हैं, 3 प्रकार, सूड, आलिग या आलिक्रम या विप्रकीर्ण। फिर संगीत रत्नाकर में गान के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है, 2 प्रकार, निबद्ध गान और अनिबद्ध गान। फिर हमारा संगीत रत्नाकर में निबद्ध गान को कितनी संज्ञाएं दी गई है, तो 3 संज्ञाएं, प्रबंध, वस्तु और रूपक। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, संगीत रत्नाकर में निबद्ध गान को कितनी संज्ञाएं दी गई है, 3 हो गया, प्रबंध, वस्तु और रूपक। संगीत रत्नाकर में मार्गी तालों के कितने प्रकार बताए गए हैं, तो 5 प्रकार की मार्गी और 120 देसी। ठीक है, 120 प्रकार की देसी और 5 प्रकार की मार्गी हो गया। संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार के वाद्यों का वर्णन किया गया है, तो 4 प्रकार, तत्व, अवनद, सुशिर और घन। ठीक है, तत्व, सुशिर, अवनद और घन इसमें दिया गया है। फिर संगीत रत्नाकर में कितने रसों का वर्णन किया गया है, रस पूछा है तो 9 रस हो जाएगा। नवरस है, मिलता है कहाँ, संगीत रत्नाकर में। और नाट्य शास्त्र में 8 रस का वर्णन है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन। नाट्य शास्त्र में 8 रस दिया गया है और जबकि संगीत रत्नाकर में 9 रस दिया गया है, 9 रस का वर्णन किया गया है। संगीत रत्नाकर में उद्भूत लास्य नृत्य किस दैवीय रूप से उत्पन्न माना गया है, तो पार्वती से, जबकि तांडव माना गया शिव से। फिर हमारा, भारत में विद्यालय संगीत की शिक्षा का आरंभ किस शती में हुआ है, तो 19वीं शती में हुआ है। भारत में विद्यालय संगीत की शिक्षा का आरंभ जो है 19वीं शती में हुआ है। किस संगीतज्ञ को तलपाकम के नाम से जाना जाता है, तो दक्षिण के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं अन्नामाचार्य, उनको तलपाकम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, मेल का निरूपण सर्वप्रथम किसकी पुस्तक
से प्राप्त होता है? तो संगीत सार विद्यारण्य का द्वारा रचित है संगीत सार, उसमें मेल का निरूपण सर्वप्रथम मिला है। फिर है हमारा तमिल संगीत। फिर है हमारा तमिल संगीत का उद्भव किसके द्वारा माना गया है? तो अगस्त्य मुनि के द्वारा और उनके शिष्यों के द्वारा। तमिल संगीत के मुख्य स्केल तथा सप्तक को क्या कहा जाता है? तो पन कहा जाता है। तमिल संगीत के मुख्य स्केल अथवा सप्तक को पन कहा जाता है। सामगान करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? ऋत्विज कहा जाता था। सामगान करने वाले मुख्य गायकों की संख्या कितनी थी? तो 3 थी। एक प्रस्तोता था, एक उद्गाता था, एक प्रतिहर्ता था। दामोदर पंडित कृत रचना का नाम क्या है? तो संगीत दर्पण रचे हैं कौन? दामोदर पंडित। ठीक है, संगीत दर्पण दामोदर पंडित का हो गया। नाट्य शास्त्र का अन्य नाम क्या है? तो नाट्य वेद, पंचम वेद, ये है नाम है नाट्य शास्त्र का। किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का प्रमाणिक ग्रंथ कहा जाता है? तो नाट्य शास्त्र को ही भारतीय संगीत का प्रमाणिक ग्रंथ कहा जाता है। किस ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को संगीत का आधार ग्रंथ कहा जाता है। सामवेद में कितने प्रधान माने गए हैं? प्रधान भाग, तो ये 2 माने गए हैं, आर्चिक और गान। सामवेद के कितने प्रधान भाग माने गए हैं? तो आर्चिक और गान हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देख सकते हैं ये पेज नंबर 18 है। ठीक, आपको ये शक नहीं होना चाहिए कि हम सेम क्वेश्चन बार बार करवा रहे हैं। तो ये रिपीट क्वेश्चन बुक में ही है, ठीक ना। आप बुक देख सकते हैं कौन सा बुक करवा रहे हैं। ठीक है, ये अड्डा पब्लिकेशन का दीपा मैम का बुक है। ठीक है, तो बुक में बहुत क्वेश्चन रिपीट किया गया है बार बार, ठीक ना। बस पेज बढ़ाया गया बुक का। तो बुक को ख़रीदने से, जबकि बुक कितने का आपको पता है? बुक आपको प्रिंटेड देखिएगा तो आपको मिल जाएगा 349 का, 349 का। इतना महंगा बुक आपको डिस्काउंट में भले ही मिल रहा हो, लेकिन क्या फ़ायदा जब एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करना पड़ रहा है। बुक मोटा ऐसे ही कर लेने से नहीं होता है ना, क्वेश्चन नया नया होना चाहिए। क्वेश्चन अच्छा है, मानते हैं इस बुक में काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग देख रहे हैं। और एग्ज़ाम में इस ये सब क्वेश्चन में टकराएगा ज़रूर। तो वीडियो सीरीज़ से ही आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। बुक खरीदने का कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि एक एक पेज हम कंप्लीट करवा रहे हैं इस बुक का। और सेट तो इस बुक का कंप्लीट हो चुका है। सेट का प्लेलिस्ट यहाँ लगा दिया जाएगा, आप लोग देख सकते हैं सेट का प्लेलिस्ट। ठीक है, तो सेट का प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। बुक का बाकी वन लाइनर का जो सीरीज़ का बाकी वीडियो जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस बुक को कंप्लीट करना है हम लोगों को यूपीएससी TRE 4 से पहले और स्टेट से पहले, और जल्दी ही बुक कंप्लीट होने वाला ये बुक। फिर हम लोग दूसरा बुक को भी करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दीजिए, नए चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।